नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। इस बार तिब्बत टीवी के विशेष बातचीत में हम डॉक्टर आनंद कुमार जी के साथ तिब्बती संघर्ष में लगातार सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठन भारत तिब्बत मैत्री संघ की भूमिका तथा भारत चीन संबंध में तिब्बत मुद्दा पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर आनंद कुमार जी परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बती आंदोलन के लंबे समय से समर्थक रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन सन 1970 के दशक में प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के प्रेरणा से शुरू की थी। वह छात्र जीवन से ही तिब्बत मुद्दा तथा तिब्बती आंदोलन में योगदान दे रहे हैं। वह पूर्व में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के सह संयोजक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में प्रोफेसर रहे थे। उन्होंने कई सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। वर्तमान में डॉक्टर आनंद जी भारत तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वराज अभियान के राष्ट्रीय संयोजक तथा कई सामाजिक कार्यों में सक्रियता से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत मुद्दा से कैसे परिचित हुए? तिब्बत के प्रश्न को लेकर आपको किन किन लोगों का प्रोत्साहन मिला? हम लोग भारत की उस पीढ़ी के सदस्य हैं जिन्होंने अपने तरुणाई में 1962 में चीन के हमले का अपमान झेला था। हम उस दौर के नागरिक हैं जिनको ये पता है कि चीन ने 1949 और 1959 के बीच में हमारे भाई और पड़ोसी तिब्बत को कब्ज़े में किया और आज तक तिब्बत के सवाल पर चीन हमको और दुनिया को अनदेखी करते हुए अपनी तानाशाही और अपना दमन जारी रखे हुए। इसीलिए भारतीय समाज की तरफ से हमने अपने राष्ट्रीय अपमान और दुनिया में चल रही मानवाधिकार और स्वराज के उल्लंघन के सबसे बड़ी घटना यानी तिब्बत पर चीन का कब्ज़ा, इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में पाया और विद्यार्थी जीवन से ही हमारे मन में तिब्बत के प्रति अपनत्व का और मित्रता का भाव था। भारत तिब्बत मैत्री संघ के साथ जुड़ने में हमें 1959 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किए गए पहले तिब्बत समर्थक सम्मेलन का और उसके बाद अपने जीवन के आखिरी वर्षों तक 1949 से लेके 1967 के बीच में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा चलाए गए हिमालय बचाओ आंदोलन का बड़ा प्रभाव था। लेकिन तात्कालिक तौर पर हमको इस काम से जुड़ने में 1991-92 में चीन के प्रधानमंत्री श्री ली फंग के भारत आगमन के दौरान तिब्बत की आज़ादी की मांग कर रहे तिब्बती शरणार्थी भाई बहनों और उनके भारतीय समर्थकों के साथ दिल्ली में हुए अत्याचार ने झकझोरा और हम श्री जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद में आए और उसके बाद तिब्बती समाज में ख़ास तौर पर हिमालयन कमेटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत और तिब्बती शरणार्थी समुदाय द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली आए और उसके बाद से हमने इसके साथ सक्रिय तौर पर जुड़ने का फ़ैसला किया। इस काम में हमको हमारे अपने परिवार की जो समाजवादी परंपरा थी और उसमें भी हमारे चाचा जी प्रोफेसर कृष्णनाथ, उनका मार्गदर्शन मिला। हमें उस दौर के सबसे बड़े और सम्मानित समाजवादी नेताओं का, विशेष तौर पर श्री रवि राय, श्री मधुलिमय, श्री राजनारायण, श्री किशन पटनायक जैसे लोगों का आशीर्वाद मिला और तिब्बती समाज की तरफ से तिब्बती विश्वविद्यालय के कुलपति और उस समय
तिब्बत की संसद के सभापति प्रोफेसर सामदांग रिनपोचे और उनके साथ सक्रिय युवा तिब्बतियों की टीम का भी बहुत सहारा था। इस सब में परम पावन दलाई लामा का आशीर्वाद और लगभग हर साल उनका भारत के किसी न किसी कोने में भारत तिब्बत मैत्री के लिए लगातार जोर देना सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। असल में तो इतनी बड़ी दुनिया में हमको भारतीय होने के नाते अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में जाने का और कई देशों के लोगों के साथ संपर्क का मौका मिला। सिर्फ तिब्बत के लोग ही ऐसे हैं जो भारत को न सिर्फ अपना मित्र मानते हैं, अपना गुरु देश कहते हैं। तो जो हमको अपने गुरु देश का नागरिक मानता हो, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ने से ज़्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है। भारत तिब्बत मैत्री संघ की स्थापना का इतिहास वस्तुतः जयप्रकाश नारायण के 1959 में किए गए कलकत्ता सम्मेलन और राम मनोहर लोहिया द्वारा 1960 और 1966 के बीच आयोजित हिमालय बचाओ सम्मेलन की परंपरा से जुड़ा है। हमें मालूम है कि इस काम में आचार्य कृपलानी, श्री मोहम्मद करीम छागला, श्री निजलिंगप्पा से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नानाजी देशमुख, रवि राय, निर्मला देशपांडे यानी देश की सभी वैचारिक धाराओं से जुड़े हुए लोगों का अनेक प्रकार से सहयोग रहा है। मैं इसका राष्ट्रीय महामंत्री 1992 में आयोजित एक सम्मेलन के द्वारा बना और तब से पिछले 3 दशकों में ये हमारी सबसे बड़ी निजी जिम्मेदारी रही है। इसमें हमें प्रोफेसर परिमल कुमार दास से शुरू हो करके प्रोफेसर मनोहर लाल सोंधी और बाद के दिनों में श्री रवि राय, श्री सत्यप्रकाश मालवी, प्रोफेसर रमेश चंद तिवारी, प्रोफेसर कृष्णनाथ, लामा लोबजंग, लामा जूतपा जैसे बुज़ुर्गों का और मनोज कुमार, सुरेंद्र कुमार, विद्या विभूति, नवनीत आनंद जैसे नौजवानों का हार्दिक सहयोग मिला। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तिब्बत के प्रश्न को लेकर भारत में विभिन्न जो राजनीतिक विचारधाराओं का मत एक समान है। तो अगला सवाल डॉक्टर जी, तिब्बत पर चीन कब्जे के विरोध में अन्य कई संगठन की तरह भारत तिब्बत मैत्री संघ लगातार से सक्रिय है। तो हम आपसे इसकी स्थापना की परिस्थिति तथा इसके कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहते हैं। भारत तिब्बत मैत्री संघ का संगठन एक स्वयंसेवी मंच है जिसमें तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा को एक ही सिक्के का 2 पहलू मानना एकमात्र आधार है। यह निर्दलीय मंच है। यह चारों तरफ विशेष तौर पर भारत तिब्बत मैत्री के इतिहास से जुड़ी बड़ी घटनाएं जैसे 10 मार्च, 6 दिसंबर, 20 अक्टूबर इन दिनों पर कुछ संवाद आयोजित करना, विद्यार्थियों में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मैत्री शिविरों का आयोजन, महिलाओं में तिब्बत और भारत की महिलाओं के बीच में एकता के विभिन्न कार्यक्रम करना और आम लोगों के बीच में सम्मेलन, संवाद, पदयात्राएं और साहित्य वितरण, ये हमारा मुख्य काम है। ये एक ऐसा दायरा है जिसमें धीरे धीरे करके भारत के लगभग 100 से ज़्यादा ज़िले जुड़ चुके हैं। इसके लिए हमें हिमालयन कमेटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत का हिमालय क्षेत्र में ताना बाना मिला है। गांधीवादी, अंबेडकरवादी, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की धारा से जुड़े लोग, राष्ट्रवादी और बहुत सारे प्रगतिशील लोग भी इसके सदस्य हैं। इस समय यह मोटे तौर पर तिब्बती शरणार्थियों की अगुवाई में
उनके साथ एकजुट होने की कोशिश है और हम अपने कार्यक्रम को ऐसा ही रखते हैं जो तिब्बती हितों, भारतीय हितों दोनों को मजबूत बनाए। हम इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे मन में चीनियों के प्रति, चीन के साधारण स्त्री पुरुषों के प्रति कोई कटुता का भाव ना आए। हम जानते हैं कि भारत और तिब्बत की मैत्री एक दिन भारत, तिब्बत और चीन की मैत्री की आधारशिला बनेगी, लेकिन हमें इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि चीन के शासक माओ से तुंग से लेकर के जियांग जेमिन तक तिब्बत के सवाल पर अपने ही विरासत की अनदेखी कर रहे हैं, एक साम्राज्यवादी आक्रामक राष्ट्रीयता का अनुकरण कर रहे हैं। और हमें इस बात की बेहद शर्म है कि भारत की सरकारें तो बदली, लेकिन भारत की तिब्बत को लेकर के और भारतीय सरहदों की सुरक्षा को लेकर के जो नीति एक बार बन गई तो न तब सुधरी और न अभी सुधर रही है। जी सर, भारत तिब्बत मैत्री संघ का ये संकल्प कि तिब्बत का मुद्दा केवल तिब्बतियों के हित में नहीं बल्कि ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की भी हित में है। तो डॉक्टर साहब, ज्ञातव्य है कि भारत तिब्बत मैत्री संघ का कहना है तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा या हिमालय की सुरक्षा। तो ये भारत चीन संबंध में क्या महत्व एवं प्रभाव है? और पिछले एक महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ती जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? ये बिल्कुल सही बात है कि भारत की सुरक्षा को लेकर के हमारे 1947 से अब तक के इतिहास में एक ही बार भयंकर खतरा हुआ जब 1962 में 20 अक्टूबर से नवंबर के बीच में चीनी सेनाएं पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हमारी सरहदों को रौंदती हुई आसाम के तेजपुर तक पहुंच गईं। हम असहाय हो गए, हमने सारी दुनिया से मदद की पुकार की और हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान चकनाचूर हुआ। तब से आज तक हमारी 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन चीन के कब्जे में है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल के बीच का सारा हिमाचल पराजित सा है और इसमें मूलतः 5000 साल के सहअस्तित्व के इतिहास में चीन और भारत के बीच में कभी युद्ध न होने का कारण क्या था और अभी युद्ध होने का कारण क्या हुआ? चीन के हमले के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। हमारे बजट का धीरे धीरे करके 1/5 हिस्सा खतरे को बचाने के लिए जाता है। बहाना तो पाकिस्तान का बनता है, असलियत चीन की है, क्योंकि पाकिस्तान को भी उकसाने में चीन की पूरी साजिश रहती है। चीन ने तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर का ही 800 वर्ग मील का इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। तो असली चुनौती चीन की है और चीन की चुनौती के समाधान का रास्ता तिब्बत की आज़ादी से गुजरता है। भारत चीन के बीच शांति का रास्ता भी तिब्बत की स्वतंत्रता से गुजरता है। इसलिए हम सब लोग, भारत तिब्बत मैत्री संघ के लोग, भारत और चीन के बीच की शर्मनाक असलियत को तिब्बत पर किए गए चीन के कायराना और क्रूर कब्जे से जोड़ के देखते हैं और इसलिए हम ये मानते हैं कि तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो भारत की सुरक्षा से जुड़े लोग हैं उसमें भी इसको लेकर के जो सैनिक है वो तो हमारी बात को मानते हैं, लेकिन जो विदेश मंत्रालय के पदाधिकारी होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, व्यापार मंत्री होते हैं और कभी कभी प्रधानमंत्री होते हैं, वो हमेशा तिब्बत के सवाल पर चीन की बेशर्म हरकतों की अनदेखी करते हैं। और जवाहरलाल जी के पंचशील समझौते से लेकर के अब तक के प्रधानमंत्रियों की एक लंबी सूची है जिन्होंने तिब्बत की अनदेखी करके चीन से रिश्ता बनाने की असफल कोशिशें की हैं। इससे इतिहास ने उनको ही पराजित नेता के रूप में देखा है। विजय तो तभी मिलेगी जब तिब्बत के लोगों की विजय हो और तिब्बत के लोगों की विजय के लिए भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे विदेश मंत्रालय के भी लोगों ने जब वो सरकारी कुर्सी से हट करके किताबें लिखते हैं
खासतौर पर अवकाश प्राप्त चीन में भारत के राजदूत, अवकाश प्राप्त विदेश मंत्री, अवकाश प्राप्त राष्ट्रपति और अवकाश प्राप्त अन्य सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग, तो वो यही कहते हैं कि हमारी तिब्बत के बारे में नीति दोषपूर्ण थी और चीन के साथ हमने अपने रिश्तों को बनाने में तिब्बत की अनदेखी करके भयानक भूल की है। लेकिन ये कुर्सी पर बैठने पर विवेक नष्ट हो जाता है और हम ये समझते हैं कि जो इस समय का सच है वो वही है जो 1949 से बना, उसमें एक रत्ती का भी फर्क नहीं आया है। लेकिन अपनी गलतफहमी के लिए जैसे ही हम विदेश मंत्री बनते हैं या विदेश मंत्रालय के पदाधिकारी बनते हैं तो चीन के माया जाल में फंस जाते हैं। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक किसी न किसी बहाने अपनी सेनाओं को भेजते रहने का काम हमें एक जिंदा मक्खी की तरह निगलना पड़ता है। ये संतोष की बात यही है कि भारत की जनता में भारत का जनमत चीन के सवाल पर तिब्बत की दृष्टि से सहमति रखता है। हाँ, जो राजमत है, सरकार में बैठने के बाद जो सच धुंधला दिखाई पड़ता है, उसी धुंध को दूर करने की ज़रूरत है। हमने पिछले 2.5 दशकों के काम में ये पाया कि लद्दाख से लेकर के केरल तक जब आप तिब्बत की चर्चा करिए तो कहीं कोई विवाद नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा हुआ अभी भी अपनी सैद्धांतिक मर्यादाओं और सीमाओं के कारण, कट्टरता के कारण भारत चीन युद्ध में चीन को सही और भारत को गलत मानता है। तिब्बत की आज़ादी के सवाल पर दलाई लामा और तिब्बती परंपरा को गलत और कम्युनिस्ट बनने के बाद चीन में फैले राष्ट्रवाद के बुखार को सही मानता है। लेकिन ये लोग कितने? पूरा देश का जनमत भारत तिब्बत संबंधों में मैत्री को बढ़ाना चाहता है और तिब्बती लोगों ने भी 1959 से लेकर आज तक कभी भी भारत के हितों से तिब्बत के हितों को बड़ा नहीं बताया। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर भारत चीन मैत्री के लिए तिब्बत के हितों का बलिदान आप करना चाहते हैं और इससे आपकी मैत्री हो जाए तो हमको वो भी मंजूर है। ऐसा कौन कह सकता है? वही कह सकता है जो सत्य के साथ खड़ा है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। हमारे कहने से भी तिब्बत की आज़ादी पर चीन का हमला, तिब्बत की जनता पर चीन का कब्ज़ा कोई झुटलाया नहीं जा सकता। ना जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति का रास्ता कायम करने के लिए तिब्बत समस्या का समाधान अत्यंत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, तिब्बत समस्या के समाधान हेतु विश्व समुदाय, विशेषकर भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले 30 वर्षों में विशेष तौर पर परम पावन दलाई लामा को विश्व शांति के सर्वोच्च सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार के द्वारा विभूषित होने के बाद से दुनिया में तिब्बत के बारे में चीन के द्वारा फैलाया गया गलत प्रचार अब कमज़ोर होता जा रहा है। हमने इसको धीरे धीरे फैलते देखा है। असल में तो पहला तिब्बत समर्थक विश्व संसदीय सम्मेलन भारत में ही तब के सांसद श्री जॉर्ज फर्नांडिस और श्री मोहन सिंह के संयोजकत्व में हुआ था। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस सम्मेलन के लिए किसी सरकारी भवन के इस्तेमाल की हमको इजाज़त नहीं थी। सरकार इतनी डरी हुई थी कि टूरिस्ट वीज़ा पर भी अपने खर्चे से आ रहे विभिन्न देशों के तिब्बत मित्र सांसदों को हवाई अड्डे से भी लौटा दिया गया। लेकिन फिर भी सम्मेलन हुआ और पहला विश्व तिब्बत समर्थक संसदीय मंच स्थापित हो गया। आज उस मंच में लगभग 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी पार्टियों के सांसद हैं और ये सम्मेलन दुनिया के अलग अलग कोने में होता ही रहता है और इसकी तादाद बढ़ती जा रही। इसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक मंच के निर्माण की जयप्रकाश नारायण जी ने 1959 में कोशिश शुरू की। कुछ अफ्रीकी और एशियाई देश तब आए, लेकिन यूरोप में तो पूरा सन्नाटा था।
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बोलते नहीं थे। लैटिन अमेरिका को तो कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन आज दलाई लामा और उनके समर्पित सैकड़ों तिब्बत मुक्ति साधकों की मदद की वजह से, सक्रियता की वजह से, सत्य प्रचार की वजह से दुनिया के हर महाद्वीप में तिब्बत समर्थक संगठन खड़े हो गए। और हमने तो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति समर्थक सम्मेलनों में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में और भारत में हुए अधिवेशनों में हिस्सा लिया। अब ये अधिवेशन दुनिया भर में चल रहे मुक्ति आंदोलनों के साथ जुड़ गया है और तिब्बत का सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार मंच पर भी आ चुका है। भारत ने खुद 1965 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर कभी कोई चर्चा नहीं की, प्रायः मतदान के समय तटस्थ रहता है। लेकिन भारत की सरकार के इस कायराना रवैये से दुनिया की निगाह नहीं रुकेगी, नहीं बदलेगी। और आज दुनिया के विशेष तौर पर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में, अमेरिकी सेनेट में और दक्षिण अफ्रीका तक में तिब्बत समर्थक संगठनों का स्वर गूंजता है। इसलिए तिब्बत के सवाल पर विश्व की रणनीति बनाते समय सरकारों से ज़्यादा जनमत निर्माण पर जोर देना पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में बाज़ार की ताकतें बढ़ रही हैं और बाज़ार के मोर्चे पर चीन कोरोना वायरस की समस्या के फैलने के पहले तक सबसे ऊपर था, अमेरिका तक इससे दब गया था। तो एक तरफ बाज़ार की ताकत, दूसरी तरफ सरकार की ताकत, इन दो ताकतों के जरिए चीन ने दुनिया भर में लोभ और भय के बीच में तिब्बत के प्रश्न को छिपा दिया है। हाँ जी, तिब्बती आंदोलन का विश्व स्तर पर जागरूकता परम पावन दलाई लामा जी, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और विशेषकर भारत में जो सक्रिय तिब्बत समर्थकों के सत्य प्रचार के कारण पूरे विश्व में तिब्बत मुक्ति साधना का पुरजोर से आंदोलन चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, चीन से उत्पन्न कोरोना महामारी के चलते विश्व तथा भारत में आम लोगों की मूल्य जीवन में अस्थिरता पैदा किया हुआ है। तो ये महामारी चीन से शुरू हुआ था और वह इसे अस्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह चीन तिब्बत के प्रश्न को भी विश्व समुदाय को गुमराह कर रहा है। तो ऐसे में भारत को चीन पर क्या नीति अपनाना चाहिए सर? अब इससे भी बड़ा सवाल ये है कि विश्व की रणनीति में योगदान करने के लिए और खुद भारत, तिब्बत और चीन के त्रिकोण को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, स्वतंत्रता आधारित बनाने के लिए, परस्पर सम्मान और मैत्री के आधार पर नवनिर्मित करने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तक की सरकारों की तुलना में चीन के बारे में इस समय जो शासन चल रहा है उसको ज़्यादा नैतिक शक्ति के प्रयोग की ज़रूरत है। चीन ने तिब्बत के साथ जो किया उसकी चर्चा तो बहुत कम हुई, लेकिन पिछले दिनों में विशेष तौर पर कोरोना वायरस से पैदा वैश्विक संकट को लेकर के चीन की पोल खुल गई है। वहाँ कितना नियंत्रण है, सत्ता कितना झूठ बोल सकती है, लोगों की ज़िंदगी के साथ पहले अपने देश में फिर दुनिया के देशों में खेल सकती है, ये सब अब बच्चे बच्चे को मालूम हो गया। ऐसे में भारत की सरकार को अपनी नीति के संशोधन के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। और ये प्रेरणा कहाँ से आएगी? इसकी शुरुआत हिमालय से होगी, क्योंकि चीन पर हिमालय के लोगों का कोई दावा तो नहीं है, लेकिन हिमालय पर तिब्बत की गुलामी के बाद से चीन की काली परछाई पड़ी हुई है। वहाँ के लोग अपनी क्षेत्रीय विषमता, अपनी आर्थिक दुर्दशा और अपनी राजनीतिक शक्तिहीनता से बहुत क्षुब्ध हैं। हिमालय नीति को बनाते समय हिमालय के लोगों के नज़रिए से काम करना चाहिए। ये दिल्ली, बम्बई, बंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई के लोगों के नज़रिए से देखने पर
तिब्बत 65 लाख लोगों की आबादी और चीन 1 अरब 40 करोड़ लोगों का संसार। क्या तुलना है, हाथी और चींटी की तुलना है। इस तरह का व्यापारी दिमाग, लोभ का दिमाग, मुनाफे का दिमाग भारत पर, भारत की नीतियों पर कब्जा जमाए रहेगा तो हम सही नीति नहीं बना सकते। दूसरे, हमें पूर्व सैनिकों की जो सोच है और जो वर्तमान सैनिकों की सोच है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। भारत और चीन के बीच में तिब्बत पर चीनी कब्जे के पहले आमने सामने की सेनाओं का कोई इतिहास ही नहीं है, लेकिन तिब्बती कब्जे के बाद हमारी सीमा सुरक्षा की चुनौती 5000 किलोमीटर लंबी हो गई। हमारे सेना का बड़ा खर्चा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा इनके साथ नहीं जुड़ा है। सबसे ज़्यादा खर्चा भारत और तिब्बत की सीमा सुरक्षा के लिए है, जो तिब्बत के आज़ाद रहने तक हमारे लिए आज के खर्चे का 100वां हिस्सा भी नहीं था। असल में तो 1914 में भारत जो ब्रिटिश राज के अंतर्गत था और तिब्बत जो दलाई लामा परंपरा से चल रहा था, तिब्बत जो चीन से आज़ाद था, उनके बीच का सीमा समझौता भी हो चुका था। चीन भी उस बातचीत में शामिल था, हालांकि चीन के प्रतिनिधि ने कुछ तकनीकी कारणों से उस पर दस्तखत नहीं किया। उस 1914 के समझौते का ख्याल रखना चाहिए। मैकमोहन लाइन को लेकर के विवाद का बहाना बना के चीन ने भारत पर हमला किया, लेकिन उसी मैकमोहन लाइन को वो बर्मा के साथ मानता है। भारत और चीन के बीच में लगातार सीमा सुरक्षा को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन चीन ने अपनी तरफ से मध्य हिमालय क्षेत्र का नक्शा आज तक दिया नहीं। उनका क्या दावा है? उनके पास है ही कुछ नहीं, तो वो देंगे कहाँ से? वो सीमा तो भारत और तिब्बत के बीच की थी। इस सच का भी हमको विशेषज्ञों की मदद से समाधान करना होगा। हमने जनमत निर्माण के 25 साल के काम के बाद ये पाया है कि जनमत निर्माण की दिशा में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर राष्ट्रीय मतैक्य है, राष्ट्रीय सहमति है, विशेषज्ञों की मदद की ज़रूरत है। और विशेषज्ञों का यानी ज्ञान शक्ति के आधार पर हम सत्य शक्ति को पुनः प्रकाशित कर सकते हैं। वैश्वीकरण का जब तक उन्माद था, तब तक हमारी सुनने को भी कोई तैयार नहीं था। राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े लोग भी कहते थे कि तिब्बत का बात का सवाल सुलझा दिया जाएगा, पहले चीन के साथ व्यापार करके तरक्की कर लो। वो तो भारत की सीमा के बारे में भी चुप होना सीख गए। उनका राष्ट्रवाद, उनकी राष्ट्रीयता हिमालय के नीचे चलती है। हिमालय के क्षेत्र में चीन का जो कब्ज़ा है, 1 लाख वर्ग मील से ज़्यादा क्षेत्र चीन के कब्ज़े में है। इससे उनकी राष्ट्रीयता में कोई बेचैनी नहीं होती है। तो ये नकली राष्ट्रवाद है या अधूरा राष्ट्रवाद है या बाजारवाद के कब्ज़े में चल रहा राष्ट्रवाद है। हमारी राष्ट्रीयता का जागरण दूसरा मंच है। तो एक तरफ विशेषज्ञों की मदद से भारत, चीन, तिब्बत त्रिकोण के बारे में सत्य का प्रस्तुतिकरण, और दूसरे हमारी राष्ट्रीयता को लेकर के जो नकली तनाव के क्षेत्र हैं, उनकी बजाय असली प्रश्नों को जांचने की ज़रूरत है। वो देश दुनिया में कभी सम्मानित हो नहीं सकता जो अपनी भौतिक सुरक्षा न कर सके, और भारत जैसा देश जिसका 1 लाख वर्ग मील इलाका उसके एक आक्रामक पड़ोसी के कब्ज़े में है, उसको दुनिया क्यों महत्व देगी? हम आए सच की तरफ, सच के साथ साहस को जोड़ें, सच और साहस के साथ विश्व शांति को जोड़ें, तो तिब्बत का सवाल भारत का सवाल बन जाता है। तिब्बती लोगों ने भी कभी मानवाधिकार का मोर्चा बनाया। आजकल वो पर्यावरण के सवाल को लेकर के तिब्बत चीन समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बीच के दिनों में धार्मिक स्वतंत्रता का मामला उठा था। मानव अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता, इस सबसे ज़्यादा बड़ा सच है राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय आज़ादी। इसने पूरी दुनिया को उत्तेजित किया है, उद्वेलित किया है, और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महाशक्तियों को पराजित किया है। इसलिए तिब्बती लोगों को भी अपने काम में तिब्बती राष्ट्रीयता के सवाल को विश्व बंधुत्व में जोड़ते हुए मानव
कल्याण से जोड़ते हुए जो दलाई लामा खूबसूरती से करते हैं आगे बढ़ाना चाहिए। हम भारत के लोग इसे तिब्बतियों के कंधे पर न छोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है, विशेष तौर पर देशभक्त भारतीयों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी नीतियों का सुधार करने के लिए जयप्रकाश नारायण और लोहिया से शुरू, राजेंद्र प्रसाद, निजलिंगप्पा, छागला, नानाजी देशमुख तक आई हुई कोशिशों को आगे बढ़ाएं और उसके परिणाम पैदा करें। हाँ जी, चीन ने भारत तिब्बत सीमा को भारत चीन सीमा बनाकर भारत के कई इलाकों को अपना क्षेत्र दावा किया है। यदि तिब्बत आज़ाद होता तो वहाँ शांति का क्षेत्र स्थापित होता। अंत में डॉक्टर साहब, भारत में सक्रिय सभी तिब्बत समर्थक संगठन परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या संदेश है? इधर ये प्रयास हो रहा है कि विश्व में शांति के सबसे बड़े प्रतीक, करुणा के सबसे प्रभावशाली शिक्षक और बुद्ध की परंपरा के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व परम पावन दलाई लामा को भारत रत्न से विभूषित किया जाए। हमने ये काम भारत की सरकार पर छोड़ रखा है। भारत तिब्बत मैत्री संघ भारत रत्न जैसे सम्मान के लिए दलाई लामा जी को सर्वथा उपयुक्त मानता है, क्योंकि दलाई लामा जी भारत की शिष्य परंपरा के अत्यंत विशिष्ट प्रतीक हैं। जैसे हमने पाकिस्तान में होते हुए भी खान अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न माना, जैसे हमने दक्षिण अफ्रीका में होते हुए भी और अपनी ज़िंदगी में कभी भी भारत से न जुड़े होने के बावजूद अहिंसा की साधना के लिए अपने को समर्पित करने के कारण, रंग भेद के खिलाफ शांतिपूर्ण क्रांति का नायक होने के कारण नेल्सन मंडेला को भारत रत्न माना, वैसे ही दलाई लामा जी को भी, जो 1959 से जिनके शरीर की अपनी आधारशिला में तिब्बत से ज़्यादा भारत की हवा, मिट्टी, पानी, अनाज, आकाश का योगदान है, वो भारतीय के लगभग ही भारतीय भी हैं। तो अगर हम भारत रत्नों की शानदार सूची को देखें तो परम पावन दलाई लामा का नाम जोड़ने से हमारा विश्व मैत्री का आधार मजबूत होता है, वसुधैव कुटुंबकम की मर्यादा पुष्ट होती है और भारत का विश्व के लिए एक सुंदर संदेश भी जाता है। हमें आशा करनी चाहिए कि भारत चीन तिब्बत के संबंधों को बदलने के लिए जो जनता का तकाजा है, उसमें अपनी दिशा परिवर्तन के प्रतीक के तौर पर पहला कदम उठाते हुए भारत की मौजूदा सरकार और भारत के सभी दल, भारत की संसद परम पावन दलाई लामा को अपने आधार पर, अपनी पहल पर भारत रत्न से विभूषित करेगी। परम पावन दलाई लामा को अमेरिकी सेनेट ने सुना है, यूरोपीय संसद ने सुना है, भारत की संसद भी दलाई लामा के उद्बोधन के लिए प्रतीक्षा कर रही है। आइए और बगैर विलंब किए हुए लगभग 85 बरस की आयु के हो चुके विश्व शांति और बुद्ध संदेश के, अमर भारतीय संदेश के सबसे बड़े प्रचारक, सबसे प्रभावशाली शिक्षक, सबसे सम्मानित विश्व नागरिक परम पावन दलाई लामा को भारत रत्न से विभूषित करने के प्रयास के लिए अपने क्षेत्र के सांसदों को प्रेरित करें, अपने देश और प्रदेश के नेताओं को प्रेरित करें और एक सुंदर पहल करके भारत तिब्बत मैत्री की बुनियादों को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बनाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का विशेष बातचीत यही समाप्त होते हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।